नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। जंग इजराइल और हमास के बीच हो रही है, वो भी इजराइल और गाजा में। लेकिन इजराइल और गाजा से दूर भारत में इस वक्त बहस इस बात की हो रही है कि क्या भारत इजराइल का दोस्त और फिलिस्तीन का दुश्मन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक पुराने वीडियो ने इस बहस को और बढ़ा दिया है। आज वारदात में हम आपको बताएंगे कि कैसे फिलिस्तीन भारत का इजराइल से भी पुराना दोस्त है। ये भी बताएंगे कि भारत कैसे फिलिस्तीन के नहीं बल्कि हमास के खिलाफ है। I think we've been very clear that we see this as a terrorist attack. इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। भारत भी हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच अचानक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये वही वीडियो है। इस पुराने वीडियो के इस मौके पर सामने आने के बाद लोग उलझन में हैं कि भारत किसके साथ है और किसके खिलाफ। ये उलझन इसलिए बढ़ी क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुले तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार ने हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़े होने की बात की है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। दरअसल भारत इजराइल का भी दोस्त है और फिलिस्तीन का भी। मौजूदा जंग के दौरान भी भारत इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के साथ भी है, अलबत्ता हमास के खिलाफ है। क्योंकि हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी फिलिस्तीन को लेकर अपने स्टैंड को साफ किया। I think we've been very clear that we see this as a terrorist attack. Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. दरअसल इजराइल से दोस्ती भारत की जरूरत है, जबकि फिलिस्तीन से रिश्ते भारत की विदेश नीति का बेहद पुराना हिस्सा। दिल्ली में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारतीय विदेश नीति में कभी कोई बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को 1947 में आजादी मिली, जबकि इसके एक साल बाद 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन के दो टुकड़े कर एक टुकड़े पर इजराइल बसा लिया। इस टुकड़े की भनक 47 में ही भारत को लग चुकी थी। 47 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के दो टुकड़े किए जाने का मुद्दा उठा था और बाकायदा इस पर मतदान हुआ था। तब भारत ने यूएन में फिलिस्तीन के न सिर्फ बंटवारे का विरोध किया था, बल्कि इसके खिलाफ मतदान भी किया था। इतना ही नहीं, भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता दी थी। यासिर अराफात फिलिस्तीनी आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। भारत से उनकी बेहद पुरानी दोस्ती रही। इंदिरा गांधी को वो अपनी बहन माना करते थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी तक से उनके बेहद गहरे संबंध थे। यही वजह है कि 1988 में इजराइल अमेरिका के विरोध के बावजूद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से भारत भी एक था। भारत आज भी यूएन में फिलिस्तीन का हर मोड़ पर समर्थन करता रहा है। सितंबर 2015 में भारत भी उन देशों में से एक था जिसने यूएन परिसर में बाकी देशों की तरह फिलिस्तीन के झंडे को भी लगाने का समर्थन किया था। फिलिस्तीन के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अक्टूबर 2015 में फिलिस्तीन का दौरा किया था। गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सुषमा स्वराज भी फिलिस्तीन का दौरा कर चुकी हैं।
10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन का दौरा किया था। मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा किया। फिलिस्तीन के दौरे के बाद ही मोदी इजरायल भी गए थे। भारत के फंड से ही वेस्ट बैंक में 2015 में स्कूल भी बनाए गए। तो ये तो रही भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते की बात, वो रिश्ता जो आज भी उसी तरह है। अब आइए समझते हैं कि भारत और इजरायल की दोस्ती कब और कैसे हुई, क्योंकि भारत कभी उन देशों में से एक था जिसने फिलिस्तीन के बंटवारे का बाकायदा यूएन में विरोध किया था। ऐसी हालत में इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को लेकर सरकार के सामने कई मुश्किलें थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इजरायल से दोस्ती का मतलब अरब देशों से दुश्मनी थी। ऊपर से इससे भारतीय मुसलमानों के नाराज होने का भी जोखिम था। लेकिन बदलते वक्त के साथ भारत ने भी जरूरत के हिसाब से अपना स्टैंड बदला। वो कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी जिसने 1992 में इजरायल के साथ पूरी तरह से राजनयिक संबंध कायम किए। इसी के बाद इजरायल और भारत में दोनों देशों के दूतावास खुले। इजरायल से दोस्ती के बाद अमेरिका भी भारत को लेकर नरम पड़ गया था। फिर अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे होने शुरू हो गए। इजरायल भारत को सैन्य उपकरणों की सप्लाई करने लगा। इन तथ्यों के हिसाब से सत्ता में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, दोनों ही सरकारों में इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं, जो इस वक्त भी हैं। यानी भारत आज भी इजरायल के साथ खड़ा है और आज भी फिलिस्तीन के साथ उसकी दोस्ती उतनी ही मजबूत है। लेकिन उसी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के भारत खिलाफ है। इसकी दो वजह है। एक, भले ही हमास 2006 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए का चुनाव जीतकर वहां की सरकार में हो, लेकिन 2006 के बाद से गाजा में पीए का दोबारा चुनाव कभी नहीं हुआ। और चूंकि हमास को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, इसलिए वैसे भी उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि फिलिस्तीन के साथ होते हुए भी भारत ने इजरायल पर हमास के हमले को गलत ठहरा है। इजरायल की कुल आबादी 97 लाख है, जबकि फिलिस्तीन की 54 लाख। ये 54 लाख की आबादी भी फिलिस्तीन के बचे खुचे दो हिस्सों यानी वेस्ट बैंक और गाजा की है। वेस्ट बैंक में 30 लाख की आबादी है, जबकि गाजा की 23 लाख। 40 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़ा गाजा दुनिया का तीसरा सबसे कम जगह पर सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। खेती के अलावा गाजा का सबसे बड़ा कारोबार साबुन, तेल और कपड़ों का है। गाजा की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक है। यहाँ कायदे से बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। ये पूरा इलाका ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मदद के भरोसे ही जिंदा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में बेरोजगारी की दर 60% तक है, जबकि इजरायल में बेरोजगारी की दर सिर्फ 4%। संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर 5 में से 3 लोगों को खाना तक मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक सेहतमंद जिंदगी भी नहीं जी पाते। गाजा में बुनियादी ढांचे, खासकर हेल्थ सर्विसेज की सख्त कमी है। यहाँ बीमारों के लिए ढंग से चिकित्सा सुविधा तक नहीं है। गंभीर बीमारियों का इलाज तक यहाँ नहीं हो पाता। जिनके पास पैसे होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर इलाज करा लेते हैं और गरीब लोग यूं ही मर जाते हैं। हालांकि फिलिस्तीन, खासकर गाजा के लोगों को दुनिया भर से मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा अरब देश भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन हमास की वजह से यहाँ चीजें और हालात दोनों बिगड़ गए। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने हमला कर एक बार फिर से गाजा के लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। बहुत सारे बेकसूर गाजा के शहरी इजरायली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कहर अब भी जारी है। यहाँ तक कि गाजा के लोगों के लिए बिजली पानी तक की लाइनें काट दी गई हैं। खाने के जरूरी सामान से लेकर चिकित्सा तक की सख्त कमी है और न मालूम इस हाल में गाजा के लोग कब तक जिएंगे। आज तक ब्यूरो। शुरुआती दौर से ही यहूदियों की पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर रही है। यहूदी दुनिया भर में घूम घूम कर बिजनेस किया करते थे।
आज भी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग समेत बिलियनियर यहूदियों के नाम शामिल हैं। दुनिया भर में लगभग 2.25 करोड़ यहूदी हैं। इनमें से आधे इजराइल में हैं। तारीख गवाह है कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद जब जब अपने पड़ोसी देशों के साथ इजराइल का आमना सामना हुआ है, जीत इजराइल की ही हुई है। लेकिन बात सिर्फ जंग की नहीं है। दुनिया में पैसे कमाने के मामले में भी यहूदी काफी आगे हैं। दुनिया में यहूदियों की तादाद बेशक काफी कम है, लेकिन एक बेहद खास और जानने वाली बात यह है कि यहूदी दुनिया के बेहद अमीर लोगों में शामिल हैं। यहां तक कि 17% डॉलर पर यहूदियों का ही कब्जा है। दुनिया में जितने अरबपति लोग हैं, उनमें यहूदियों की तादाद अच्छी खासी है। हमास से जंग के बीच फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की जो नई लिस्ट जारी की है, उसमें भी यहूदियों के आंकड़े हैरान करते हैं। साल 1948 में ही यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का फैसला हुआ था, जिसका सबसे ज्यादा समर्थन अमेरिका ने किया था। मौजूदा समय में 1948 के मुकाबले दुनिया भर में यहूदियों की जनसंख्या में गिरावट आई है, लेकिन यहूदी अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 75 लाख यहूदी हैं। इनमें इजराइल में 70 लाख यहूदी रहते हैं, जो इजराइल की कुल आबादी का 74% है, जबकि दुनिया की 43% यहूदी आबादी इजराइल में रहती है। इजराइल के अलावा अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। इन दो देशों में यहूदियों की संख्या कुल आबादी का 43% है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्राजील में भी यहूदी हैं। इसी तरह भारत में करीब 8,000 यहूदी रहते हैं। इस बीच फोर्ब्स ने यहूदी अरबपतियों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 267 यहूदी अरबपतियों के नाम हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत की कुल जीडीपी का 60% बैठता है। दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट में चौथा सबसे अमीर आदमी यहूदी है, जिनका नाम लैरी एलिसन है। लैरी की कुल संपत्ति 107 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इनका बिजनेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। इसी तरह फेसबुक के सर्वेसर्वा मार्क जुकरबर्ग भी चंद साल पहले तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी संपत्ति में फिलहाल थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फोर्ब्स की लिस्ट में वो 64.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 16वें पायदान पर है। ये लिस्ट बताती है कि दुनिया के 11 से 17% डॉलर पर यहूदियों का ही कब्जा है। फोर्ब्स की लिस्ट बताती है कि सबसे अमीर यहूदी लैरी एलिसन है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं, जिनकी संपत्ति 85.2 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर सर्गेई ब्रिन है, जो 81.8 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जबकि चौथे सबसे अमीर यहूदी स्टीव बालमेर हैं, जिनके पास 78.9 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।